आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 17 जिसका नाम है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, समूह के रचना एवं उसके प्रकार। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उस पर हम सब परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सहयोग किसे कहते हैं? सहयोग किसे कहते हैं या सहयोग क्या है? आप उत्तर लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी साझे लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ काम करते हैं तो इसे सहयोग कहते हैं। सहयोग का फल सामूहिक होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी साझे लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो इसे सहयोग कहते हैं और सहयोग का फल सामूहिक होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा क्या है? आपका उत्तर होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं तो उसे हम प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक तत्व कौन कौन है? तीसरा प्रश्न है, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक तत्व कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पारितोषिक संरचना। नंबर 2, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। नंबर 3, परस्परता। चौथा प्रश्न है, समूह क्या है? समूह क्या है? उत्तर होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के परस्पर निर्भर होते हैं, जिसमें सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका होती है, समूह कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, समूह की विशेषता को लिखें। समूह की विशेषता को लिखें। उत्तर होगा, नंबर 1 में, यह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सभी सदस्य के लक्ष्य एवं अभिप्रेरणा एक जैसी होती है। दूसरी विशेषता है, समूह की विशेषता एक दूसरे को समूह से अलग करने में सहायता करते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि अपने संयुक्त संबंध के आधार पर करते हैं वह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। चौथी विशेषता है, यह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। छठा प्रश्न है, भीड़ क्या है? भीड़ क्या है या भीड़ से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्तियों का एक समूहन या एकत्रीकरण जिसमें लोग एक स्थान पर अचानक या संयोगवश एकत्रित होते हैं, भीड़ कहलाता है। भीड़ का कोई दशा या दिशा नहीं होती है, इसमें लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है। अगला प्रश्न है, समूह और दल में अंतर को लिखें। समूह और दल में अंतर को लिखें। उत्तर होगा, समूह और दल में निम्नलिखित अंतर है। समूह और दल में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत योगदान पर समूह के सदस्य व्यक्तिगत योगदान पर आधारित होते हैं, जबकि दल
समूह और व्यक्ति दोनों का योगदान पर निर्भर करता है। दूसरा अंतर है, समूह में समूह का एक मुखिया या नेता होता है जो उसके उत्तरदायित्व को संभालता है, जबकि दल में एक नेता होता है फिर भी सभी सदस्य उत्तरदायित्व को निभाते हैं। 8वां प्रश्न है, व्यक्ति समूह में सम्मिलित क्यों होता है? व्यक्ति समूह में सम्मिलित क्यों होता है? उत्तर होगा, व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से समूह में शामिल होता है। नंबर 1, समूह से प्रतिष्ठा और हैसियत की प्राप्ति होती है। नंबर 2, समूह से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होता है। नंबर 3, समूह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। नंबर 4, समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 6, समूह के द्वारा ज्ञान, जानकारी एवं सूचना की प्राप्ति होती है। नंबर 7, समूह से आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, समूह की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? समूह की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, समूह की अवधारणा का मतलब, समूह की अवधारणा का मतलब व्यक्ति के जीवन में समूह का स्थान से लिया जाता है। समूह की अवधारणा का मतलब व्यक्ति के जीवन में समूह के स्थान से लिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सभी आवश्यकताओं एवं कार्यों के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने सभी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर पाता। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मोड़ पर किसी न किसी व्यक्ति या समूह की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सभी क्रियाओं को कुशलतापूर्वक करने के लिए समूह से जुड़ते हैं। 10वां प्रश्न है, टकमैन के अनुसार समूह के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन हैं? टकमैन के अनुसार समूह के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन हैं? उत्तर होगा, टकमैन के अनुसार समूह के विकास के 5 अनुक्रम हैं। टकमैन के अनुसार समूह के विकास के 5 अनुक्रम हैं। नंबर 1, निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था। इस अवस्था में जब व्यक्ति पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं और समूह के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। दूसरा, विप्लवन या झंझावात की अवस्था। इस अवस्था में सदस्यों के बीच द्वंद्व चलता है कि समूह के लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए एवं समूह के संसाधनों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए और इसका निष्पादन कौन करे। तीसरा, प्रतिमान या मानक निर्णय। इस अवस्था में समूह के मानक का निर्माण हो जाता है और समूह के सदस्यों का व्यवहार मानक के अनुसार होते हैं और सभी विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। चौथी अवस्था, निष्पादन की अवस्था। इस अवस्था में समूह की संरचना का विकास हो चुका होता है, समूह के सदस्य भी इसे स्वीकार कर लेते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। 5वीं अवस्था है समापन की अवस्था। जब समूह का लक्ष्य समाप्त हो जाता है तो समूह को समाप्त कर दिया जाता है या उसे भंग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समूह के निर्माण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? समूह के निर्माण के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, समूह के निर्माण के प्रमुख घटक हैं। नंबर 1, समूह में सदस्यों की भूमिका। दूसरा, समूह में सदस्यों की हैसियत और सम्मान। तीसरा, समूह का मानक या प्रतिमान। चौथा, समूह के सदस्यों के बीच एकता। 12वां प्रश्न है, समूह चिंतन क्या है? समूह चिंतन क्या है? आपका उत्तर होगा, समूह चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, समूह चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह सर्वसम्मति की ओर ध्यान देता है। इसमें
एक मत के बजाय सर्वमत के निर्णय को व्यापक माना जाता है, समूह चिंतन कहलाता है। और समूह चिंतन का विचार इरविंग जेनिस ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, प्राथमिक समूह उस समूह को कहते हैं जिस समूह में सदस्यों के बीच रक्त का संबंध होता है। प्राथमिक समूह उस समूह को कहते हैं जिस समूह में सदस्यों के बीच रक्त का संबंध होता है, जिसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, व्यक्ति इसका जन्मजात सदस्य होता है, प्राथमिक समूह कहलाता है, जैसे जाति और परिवार। 14वां प्रश्न है, द्वितीयक समूह किसे कहते हैं? द्वितीयक समूह किसे कहते हैं? उत्तर होगा, द्वितीयक समूह उस समूह को कहते हैं जिसमें सदस्यों के बीच रक्त का संबंध नहीं होता है, बल्कि विचारों का संबंध होता है, और इस समूह में लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, जैसे राजनीतिक दल। 15वां प्रश्न है, औपचारिक समूह किसे कहते हैं? औपचारिक समूह किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, औपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं जिसमें समूह का गठन विशेष नियम के आधार पर होता है, इसमें सदस्यों के बीच सुनिश्चित भूमिका होती है, इसमें मानकों का एक समुच्चय होता है जो व्यवस्था को स्थापित करने में मददगार साबित होता है, जैसे विश्वविद्यालय, कार्यालय, देश। और याद कर लेंगे, देश एक उच्च समूह का उदाहरण है। 16 नंबर प्रश्न है, अनौपचारिक समूह क्या है? अनौपचारिक समूह क्या है? आपका उत्तर होगा, अनौपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं, अनौपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं जिस समूह का गठन किसी विशेष नियम के आधार पर नहीं होता है और जिसमें सदस्यों के बीच कोई निश्चित भूमिका या मानक नहीं होती। 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक स्वैराचार क्यों उत्पन्न होता है? सामाजिक स्वैराचार क्यों उत्पन्न होता है? उत्तर होगा, सामाजिक स्वैराचार निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। नंबर 1, कठोर परिश्रम हेतु दबाव को बढ़ाना। कठोर परिश्रम हेतु दबाव को बढ़ाना। नंबर 2, कार्य को के प्रकट महत्व या मूल्य को बढ़ावा देना। नंबर 3, प्रत्येक सदस्यों के प्रयास को पहचानने योग्य बनाना। 4, समूह संशक्तता को प्रबल करना। नंबर 5, लोगों को यह अनुभव कराना कि उनका व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है। नंबर 6, सदस्यों के बीच अनुपयुक्त समन्वय होता है या नहीं। नंबर 7, समूह के सदस्य निष्पादित किए गए कार्य के प्रति कम उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। नंबर 8, समूह के निष्पादन की तुलना किसी दूसरे समूह से नहीं की जाती है। 18वां नंबर प्रश्न है, समूह ध्रुवीकरण क्या है? 18वां नंबर प्रश्न है, समूह ध्रुवीकरण क्या है? उत्तर होगा, समूह ध्रुवीकरण का मतलब है किसी सार्वजनिक कार्य को संपादित करने के लिए, किसी सार्वजनिक कार्य को संपादित करने के लिए अकेला निर्णय ना लेकर, किसी सार्वजनिक कार्य को संपादित करने के लिए अकेला निर्णय ना लेकर पूरे समूह या समुदाय के साथ निर्णय लेना, ताकि कार्यसिद्धि में किसी विशेष प्रकार का बाधा न हो जाए। जैसे यह निर्णय लेना कि गांव में विद्यालय खोला जाए या नहीं खोला जाए। अगला प्रश्न है, समूह का निर्माण किन किन आधारों पर, समूह का निर्माण किन किन लक्ष्य पर आधारित होता है? समूह का निर्माण किन किन लक्ष्य पर आधारित होता है? उत्तर होगा, समूह का निर्माण निम्नलिखित लक्ष्यों पर आधारित होता है। समूह का निर्माण निम्नलिखित लक्ष्यों पर आधारित होता है। नंबर 1, समूह का निर्माण सानिध्य के आधार पर होता है। नंबर 2, समानता या समान अभिप्रेरक लक्ष्यों पर आधारित होता है। 20वां प्रश्न है, समूह चिंतन के रोकथाम के 2 उपाय लिखिए। समूह चिंतन के रोकथाम के 2 उपाय लिखिए। आपका उत्तर होगा, समूह चिंतन के
रोकथाम के लिए नंबर 1 में समूह की वैकल्पिक कार्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 2, समूह के निर्णय को जांचने के लिए बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। और 21वां नंबर प्रश्न है, समूह विप्लवन की अवस्था क्या है? समूह विप्लवन की अवस्था क्या है? उत्तर होगा, समूह की विप्लवन अवस्था में समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि कौन समूह एवं उसके संसाधनों को नियंत्रित करने वाला है और कौन क्या कार्य संपादित करने वाला है। और अंतिम प्रश्न है, 22वां नंबर प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा पारितोषिक संरचना क्या है? प्रतिस्पर्धा पारितोषिक संरचना क्या है? आपका उत्तर होगा, प्रतिस्पर्धा पारितोषिक संरचना वह संरचना है जिसमें कोई व्यक्ति तभी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जब दूसरा व्यक्ति उस पुरस्कार को नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसे हम प्रतिस्पर्धा पारितोषिक संरचना के नाम से जानते हैं। तो ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 16 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।